जो सेट का जो पार्ट 1 था उसमें हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है, व्हाट इज़ द सेट, और उसके टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, तो आज की इस क्लास में हम इसको समझेंगे। सबसे पहले सबसेट पढ़ेंगे, इसको जो है हिंदी में उपसमुच्चय बोलते हैं। और दूसरा प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं इसको समझेंगे, इसको उचित समुच्चय बोलते हैं। और सुपर सेट अधिसमुच्चय। यहाँ पे जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी मैंने लिख दिया है ताकि उनको भी समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। तो सबसे पहले चलते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, तो सबसेट की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो जो है ए सबसेट होता है बी का। सिंपल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए बी और सी है ये, और बी इज इक्वल टू ए बी सी और कॉमा डी है ये ए और बी लिख दिया मैंने। तो हम देखते हैं ए के सारे एलिमेंट बी में, बस यही डेफिनेशन है सबसेट की। जो सबसेट है उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए जो है बी का सबसेट है। तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं, ए सबसेट है बी का। आ रहा समझ में? अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट है बी का, ये सिंबल है इसका। और हम देखते हैं कि जो बी है, बी जो है सबसेट नहीं है ए का। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो अगर इसको दिखाना हो तो इसको ऐसे करके दिखा देते हैं कि बी सबसेट नहीं है ए का, इस तरीके से। अच्छा, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ए सबसेट है बी को इसको कैसे करके दिखाते हैं, जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की, उसको बोलते हैं हिंदी में प्रतीकात्मक भाषा। उसमें कैसे करके दिखाएंगे इसको, तो अगर यहाँ पे लिखेंगे हम ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब हो गया इंप्लाइज दैट इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एक्स एलिमेंट ऑफ ए इंप्लाइज दैट एक्स एलिमेंट ऑफ बी। ये ऐसे करके दिखा देते हैं। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, और इसको बोलते हैं इंप्लाइज दैट। तो सबसे पहले इंप्लाइज को समझते हैं। ये इंप्लाइज क्या है, इंप्लाइज, तो इंप्लाइज का मतलब इसको बोलते हैं इंप्लाइज, या हिंदी में बोलते हैं इसको इंगित करता है। तो इसको बोलते हैं इंप्लाइज या इंगित करना। तो इंप्लाइज को समझते हैं। इंप्लाइज का मतलब क्या हुआ, ये इंप्लाइज जो होता है ना, ये एक तरफा होता है, मतलब एक साइड चलता है ये इंप्लाइज। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अगर x a का एलिमेंट है तो 101% x b का भी एलिमेंट होगा। तो एक साइड चलता है, ये एक तरफा। अगर मतलब ये सही है तो ये सही है, पर ये उल्टा नहीं चलता। अगर x b का एलिमेंट है तो जरूरी नहीं है x a का एलिमेंट है। ठीक है, इसको ये जो है वन वे इंप्लीकेशन है। इसको क्या बोलते हैं, वन वे इंप्लीकेशन, मतलब एक तरफा। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लो कि x इज इक्वल टू 3, तो इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये अगर ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर x इज इक्वल टू 3 ये सही है तो 101% ये बिल्कुल सही है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पर ये उल्टा नहीं चलेगा, मतलब कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो जरूरी नहीं है, तब जरूरी नहीं है कि x इज इक्वल टू 3 हो। मतलब अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो जरूरी नहीं है x इज इक्वल टू 3 हो। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू जो है -3 भी तो हो सकता था भाई। x इज इक्वल टू -3 भी हो सकता था क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। आ रहा समझ में? इसलिए ये एक साइड चलेगा। एक बार फिर से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये स्टेटमेंट सही है x इज इक्वल टू 3 तो 101% ये वाला स्टेटमेंट भी सही है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पर ये नहीं बताता कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि x इज इक्वल टू 3 हो। आ रहा समझ में? मैंने बता दिया तुम्हें, हो सकता है x इज इक्वल टू -3 रहा हो। ठीक है, हो सकता है x इज इक्वल टू -3 रहा हो, क्योंकि -3 का भी स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो इस तरीके से ये सिंगल वे में चलता है। आ रहा समझ में? ये एक तरफा है, एक तरफा चलता है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, वन वे इंप्लीकेशन। और ये वाला था जो ये ऐसे करके, इसको ये है इफ एंड ओनली इफ। आ रहा समझ में?
और हिंदी में बोलते हैं ये तुल्य है। ये जो सिंबल है ये इसको बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि इसको जब हम पढ़ेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स एलिमेंट ऑफ ए इम्प्लाइज दैट एक्स एलिमेंट ऑफ बी। अब ये जो होता है, ये वाला जो सिंबल है ये है डबल, ये डबल इम्प्लीकेशन, मतलब ये दोनों तरफ चलता है। अब देखो इसको कैसे करके समझ सकते हैं हम, इसको भी एक इसी उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ सकता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पे डबल इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ऐसे करके लिख दिया। तो अब ये दोनों तरफ चलेगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सही है तो एक्स की वैल्यू जो है प्लस माइनस 3 हो सकती है। और अब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम कि अगर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 है तो 101% एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो इस तरीके से चलते हैं। देखो एक बार और समझा देता हूँ, तुम इसको ऐसे समझ लो कि ये एक स्टेटमेंट है और ये दूसरे स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट अगर सही हुआ यानी कि x इज इक्वल टू 3 है तो 101% एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ये भी सही होगा, ये बताता है इम्प्लाइज वाला। लेकिन ये नहीं कहता कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ठीक है तो जरूरी नहीं है कि एक्स इज इक्वल टू 3 हो, ये रिवर्स नहीं चलता, ठीक है। और ये मैंने तुम्हें बता दिया था, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो एक्स की वैल्यू फिर -3 भी हो सकती है, पर अगर एक्स इज इक्वल टू 3 है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बिल्कुल सही है। अब इसको आ जाओ, ये एक स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है। ये पहला स्टेटमेंट है इसमें कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और दूसरा स्टेटमेंट है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब ये कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो 101% एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। और अगर रिवर्स करेंगे इसको कि अगर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 है तो 101% एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 भी होगा, यानी कि ये सही है तो ये भी सही है और ये सही है तो ये भी सही है। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें अगर ये सही है तो ये तो 101% सही होगा, लेकिन अगर ये सही है तो जरूरी नहीं है कि ये सही है। तो मुझे यकीन है कि ये दो सिंबल आप लोगों की समझ में आ गया होगा, एक इम्प्लाइज वाला और एक इफ़ एंड ओनली इफ़ बोलते हैं इसको। ये जरूरी है और ये अब यूज होते रहेंगे, सेट में बहुत यूज होता है इनका। जैसे यहाँ पे हो गया, ये जो हमने डेफिनेशन लिखी हुई है ये वाली सबसेट की, कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए जो है बी का सबसेट है। और इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एक्स एलिमेंट ऑफ ए इंप्लाइज दैट एक्स एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, अगर एक्स ए का एलिमेंट हुआ तो 101% एक्स बी का एलिमेंट भी होगा। ये देखो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे x कुछ भी ले सकते हैं हम, a b c। मान लो यहाँ पे x की जगह में a है, तो अगर a एलिमेंट है a का, अगर मैं यहाँ पे a लिख दूँ तो a एलिमेंट है a का, तो 101% गारंटी है कि a एलिमेंट है b का। कब? जब a सबसेट है b का, क्योंकि a के सारे एलिमेंट इसमें होते हैं। ऐसे ही हम इसको b c करके भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे b लिख दूँ तो ये भी बिल्कुल सही है कि b एलिमेंट है a का, तो 101% b एलिमेंट है b का। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे c लिख दूँ, C एलिमेंट है A का, इंप्लाइज दैट C एलिमेंट है B का। आ रहा समझ में? तो ये जो है एक तरफा चलता है। अब अगर मैं इसमें ये लिख दूं कि यहाँ पे सपोज करो कि D एलिमेंट है B का, ये D है ना एलिमेंट B का, तो ये रिवर्स नहीं चलता। तो ये गारंटी नहीं है इस बात की कि D एलिमेंट हो A का, ये ठीक है। ये इंप्लाइज का साइन है इसलिए नहीं चलता, इस साइड से चलेगा, ये एक तरफा होता है। तो ये डेफिनेशन लिखना और इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखा जा सकता है कि ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एक्स एलिमेंट ऑफ ए इंप्लाइज दैट एक्स एलिमेंट ऑफ बी। ये आप लोगों को लिखना आना चाहिए। अब नंबर 2 को देख रहे हैं, प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय। इसमें मान लो कि ए इज इक्वल टू पी क्यू और आर है ऐसे करके, और बी इज इक्वल टू P, Q, R, S, T, ये है। तो अगर A B का सबसेट है, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में है और B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो A में ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट या उचित उप समुच्चय। और इसका सिंबल होता है ये A, और ऐसे करके लगा देते हैं A प्रॉपर सबसेट है B का, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। तो A प्रॉपर सबसेट है B का। अगर
ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो उसको इस तरीके से दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो ए में नहीं है। आ रहा समझ में? तब ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है और उसको इस तरीके से दिखाते हैं, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। अब अगर ये कंफर्म हो गया कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो इसको फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि बी जो है सुपर सेट है। सुपर सेट है किसका? ए का। ये सुपर सेट अधिसमुच्चय यानी कि बी अधिसमुच्चय है किसका? ए का। अगर तुम्हें पता चल गया कि ए प्रॉपर सेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है बी का, तो हम जो है फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी जो है सुपर सेट है किसका? ए का। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो बस ये प्रॉपर सेट और सुपर सेट जो है एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ये अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी फिर ए का सुपर सेट है। देखो अभी तक हमने सबसेट पढ़ लिया। सबसेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है और सुपर सेट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। देखो यहाँ पे मैंने दो सेट लिखे हुए हैं, ए इज इक्वल टू पी क्यू आर है और बी इज इक्वल टू पी क्यू आर एस है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम कि ए ये वाला सिंबल लगाएंगे, ए सबसेट है बी का, या फिर ये वाला सिंबल लगाएंगे कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, या फिर ऐसे लिखेंगे इसको कि बी जो है वो सुपर सेट है ए का। क्या लिखना चाहिए? या सबसे बेहतरीन यानी कि सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको लिखने का? तो दरअसल इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, ये तीनों ही सही है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये तीनों ही सही है। तो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, खासकर जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की बुक है उसमें इस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया है। तो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि इस सिंबल को समझाने की। ये तीनों ही सही है। देखो ये तो आराम से समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि ए जो है प्रॉपर सेट है किसका? प्रॉपर सबसेट है बी का। अभी अभी हमने पढ़ा है कि ए प्रॉपर सेट बी का कब होता है? जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी में कम से कम ए का एक ऐसा एलिमेंट जरूर, बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर हो जो ए में ना हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी का एक एलिमेंट एस जो है ए में नहीं है, तो ये प्रॉपर सिंबल बिल्कुल सही है ये वाला। तो ऐसा लिखा जा सकता है, ये तो समझ में आ रहा होगा। और अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का तो ये 101% जो है बी सुपर सेट होगा किसका? ए का। पर ये क्यों लिखा गया है इसको समझते हैं। तो अब मेन बात ये है कि ये जो सिंबल है ये वाला ए, जब हम ऐसे करके और इसके नीचे ऐसे एक इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इसके दो मतलब होते हैं। नंबर 1 पहला मतलब ये होता है इसका कि ए के सारे एलिमेंट बी में। आ रहा समझ में? ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, ठीक है। एंड बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। एक तो ये मतलब बताता है, ये इसको यहां पे लिख देता हूं। तो जब हम ये सिंबल यूज करते हैं तो इसके दो मतलब होते हैं। पहले से हमने इस सिंबल को यहां पे यूज कर रखा है तो इसके दो मतलब निकलेंगे। पहला कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए is an element of B and there is at least one element in set B which are not in A। इसका पहला मतलब ये होता है। इस सिंबल को अगर हम यूज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि A के सारे एलिमेंट B में और B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो A में नहीं है। और दूसरा मतलब क्या निकलता है कि A और B के जो एलिमेंट है वो सेम है। जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में, कि एलिमेंट्स ऑफ ए आर सेम एज एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ये सिंबल जो है दो अर्थों के लिए यूज किया जा सकता है कि भाई या तो ये वाला है या ये वाला है, इन दोनों में से कोई एक है। आ रहा समझ में? तो अगर पहली सिचुएशन कंडीशन जो है क्लियर हो गई, अगर हमें पता चल गया कि यार ए के एलिमेंट सारे बी में है और बी का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो इस कंडीशन में जो है हम फिर कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ये वाला। अगर पहली कंडीशन क्लियर हो गई तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये प्रॉपर सेट वाला। और अगर दूसरी कंडीशन क्लियर हो गई तो फिर हम उसमें जो है ये वाला इसको यूज करते हैं, ये वाला, या फिर हम ये इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक सेट है एक्स वाई और दूसरा सेट है एक्स वाई जेड, तो इसमें हम जो है ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। कौन सा? प्रॉपर सबसेट वाला। ठीक है, हमें पता चल गया कि एक्स वाई ये जो पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जेड जो इसमें नहीं है, तो ये वाला सिंबल यूज कर दिया। अब इसमें हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? हम देखेंगे पहले सेट में वही एलिमेंट है जो दूसरे सेट में, तो इसमें आप ये वाला यूज करो।
या फिर आप चाहो तो इसको जो है इसको भी यूज कर सकते हो इक्वल, इसमें हम दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। या तो हम जो है किसको लगा सकते हैं, इसको, या फिर हम इसको इक्वल टू वाले को, दोनों को यूज कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये वाला सिंबल भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई जो सेट है वो इक्वल टू का साइन लगा करके ये एक्स वाई के, ठीक है। तो ये सिंबल जो है अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि दो अर्थों में यूज होता है, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल है, इसको देखो जरा। इसमें ए के एलिमेंट है पी क्यू और बी के एलिमेंट है पी क्यू आर। तो जैसे इसका मतलब यहाँ पे अगर पी क्यू लिखा हुआ हो और यहाँ पे जो है P, Q, R लिखा गया हो, तो हम जो है इनके बीच में कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये वाला, कि जो है PQ प्रॉपर सेट है PQR का, क्योंकि हमें पता चल गया है ये, इसमें पहली कंडीशन क्लियर हो रही है। P और Q जो है पहला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, और R एक ऐसा एलिमेंट है दूसरे सेट का जो पहले वाले में नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ये वाला था, अगर हम A और C को देखें, A और C में A में क्या है एलिमेंट P और Q, और C में क्या है Q और P, C में है Q और P। तो हम देखते हैं इन दोनों में जो है इसके भी PQ हैं और इसके भी PQ हैं, तो इसमें हम या तो ये लगाएंगे ऐसे करके, ये वाला सिंबल लगा देंगे, या फिर हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है P, Q इज इक्वल टू का साइन भी लगाया जा सकता है ऐसे करके। तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप ऐसे करके, ठीक है, अगर स्थिति क्लियर हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर मान लीजिए दो सेट हैं, एक सेट A है और दूसरा सेट B है, तो अगर इन दोनों को इक्वल दिखाना है हमको, अगर सेट A को सेट B के इक्वल दिखाना है, तो पहले हमें जो है ये दिखाना पड़ेगा कि A सबसेट है B का एंड B सबसेट है किसका, A का। दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ता है कि A सबसेट है B का एंड B सबसेट है किसका, A का। देन जो है A इज इक्वल टू बी, ये तभी पॉसिबल है जब A इज इक्वल टू बी होगा। तो अगर A इज इक्वल टू बी दिखाना है तो A को B का सबसेट दिखाना पड़ता है और B को A का सबसेट दिखाना पड़ता है। देखो अब सबसेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। पहली जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर फर्स्ट, वो कहती है कि द एम्प्टी सेट या नल सेट होता है जो इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जो नल सेट होता है वो हर किसी का क्या होता है, सबसेट होता है। अभी इससे पहले हमने नल सेट पढ़े थे, नल सेट या एम्प्टी सेट, उसको किससे दिखाते थे, ऐसे करके फाई से दिखाते थे, या फिर हम इसको ऐसे करके करली ब्रैकेट को खाली छोड़ देते थे। नल सेट वो सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो ये जो नल सेट होता है ये हर किसी का क्या होता है, सबसेट होता है। मान लो ये A कोई नल सेट है, ठीक है, इसको मैंने फाई से दिखा रखा, और B जो है ये 1 2 3 है ऐसे करके। तो हम लिख सकते हैं कि A जो है वो सबसेट है किसका, B का। क्यों है A सबसेट है B का, क्योंकि A में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये माना जा सकता है A के सारे एलिमेंट B में है। आ रहा समझ में? इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि जो नल सेट है, ये A तो नल सेट है, तो नल सेट जो है सबसेट है किसका, B का। तो इसीलिए जो नल सेट होता है वो हर किसी सेट का जो है क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये पहली थ्योरम है। दूसरी थ्योरम क्या है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो है अपना सबसेट होता है। यहाँ पे A इज इक्वल टू मान लो P, Q और R है ये, तो हम लिख सकते हैं कि A सबसेट है A का। क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट A में हैं। भाई सबसेट की डेफिनेशन यही तो है कि अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो तो पहला सेट जो है दूसरे का सबसेट होता है। तो A के सारे एलिमेंट A में होते हैं, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना A जो है सबसेट है किसका, A का। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये दूसरी थ्योरम है। और तीसरा एक थर्ड है, ये कहती है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट्स कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 की पावर n। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ पे A है और A में 2 एलिमेंट है P और Q, ठीक है। अब इस सेट A से इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, एक तो इसका जो सबसेट होगा, एक तो ये हो सकता है P, केवल P, ये P इसका सबसेट है, Q भी हो सकता है, और PQ भी हो सकता था, P, Q ये। और एक अभी हमने पढ़ा था कि जो नल सेट होता है वो हर किसी का सबसेट होता है। तो इस A के 1 2 3 4 सबसेट हो सकते हैं। और यही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, ये एन एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट है उस सेट के, जैसे इसमें कितने हैं 2, इज 2 की पावर n।
तो इसके अगर हमें ये पता लगाने थे कि कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो इसके एलिमेंट कितने हैं, 2। जो टोटल एलिमेंट 2 है तो 2 की पावर 2 लगा दो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 2 की पावर 2। तो टोटल जो सबसेट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4। ऐसे ही मान लो अगर यहाँ पे पी क्यू की जगह में आर भी होता, अब आर भी ले रहे हैं। अब मान लो सेट ए में जो है 3 एलिमेंट हो गए पी क्यू आर, तो अब इसके सबसेट कितने होंगे, टोटल कितने सबसेट लिखे जा सकते हैं, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। टोटल सबसेट, टोटल जो सबसेट्स होंगे वो इज इक्वल टू 2, और 2 की पावर कितनी लग जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसमें, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे ऐसे करके। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2, तो ये हो गए 8। तो 8 सबसेट लिखे जा सकते हैं। देखो 8 सबसेट कैसे करके लिखे जा सकते हैं, एक क्यू आएगा, एक आर आ जाएगा, ठीक है, एक पी क्यू आ जाएगा, पी कॉमा क्यू, ये भी सबसेट है इसका, एक क्यू आर आ जाएगा, ये भी सबसेट है इसका, और एक आर पी आ जाएगा, ये भी जो है इसका सबसेट है। ये सारे के सारे सबसेट आ रहे हैं इसके। एक पी क्यू आर भी आ जाएगा, ये भी इसका सबसेट है, क्योंकि एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो कितने हो गए ये, 6, 3 और 3 6, और एक 7, और एक तुमने पढ़ रखा है कि जो 5 होता है यानी कि नल सेट, वो हर किसी का सबसेट होता है। हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8। ऐसे ही अगर कोई दूसरा सेट है, मान लो कोई सेट है बी, और बी में 1 2 3 और 4 एलिमेंट है, और इसमें बताना हमें कि कुल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो 2 लिखो और उसमें एलिमेंट गिनो, 4 है, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16। तो इसके 16 सबसेट बनाए जा सकते हैं, यानी कि 16 सबसेट होंगे इसके। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं उनको लिख रहे हैं जरा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पहला सेट है, द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो उनको इस तरीके से दिखाया जाता है। नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से दिखाते हैं, 1 2 3, और ये जो है लास्ट तक चलता रहता है। कैसे है ये, इन्फिनिट सेट है ये सारे के सारे इन्फिनिट सेट है। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको जेड से दिखाते हैं, तो ये जो है -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसके कुछ लिखे हुए हैं ये, यहाँ से -2 -1 0 और 1 2 3। ऐसे ही जो है थर्ड नंबर पे द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, इसको क्यू से दिखाते हैं, और क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ऐसे करके लिखना पड़ेगा इसको, x, और इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q, और p और q क्या है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और q जो है 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये रेशनल नंबर का सेट है, ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q जो है बिलोंग्स टू z, का मतलब ये इंटीजर है, और q 0 नहीं होना चाहिए। ये तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा रेशनल नंबर, तो इस तरह से लिख देते हैं रेशनल नंबर का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको r से दिखा देंगे, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इंप्लाइज दैट x एलिमेंट ऑफ r, x जो है क्या है, रियल नंबर है। तो ये कुछ सेट है, इनको तुम लोग ऐसे करके दिखा सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है। अभी हमने सबसेट पढ़ा, तो जो नेचुरल ये n है, n जो होता है ये सबसेट है किसका, z का, प्रॉपर सबसेट है ये z का। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर। ऐसे ही जो इंटीजर्स होते हैं ये सारे के सारे जो है किसके अंदर आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर। ये जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर के अंदर ही इंटीजर आ जाता है। और ये जो रेशनल नंबर होते हैं ये सारे के सारे सबसेट होते हैं रियल नंबर के, तो इसको ध्यान रखना। और जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका उल्टा होता है वो। तो इरेशनल नंबर भी जो है ये प्रॉपर सेट होते हैं किसके, रेशनल नंबर, रियल नंबर के। तो रियल नंबर जो है क्या है, सबका सुपर सेट हो गया रियल नंबर। अभी हम यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे, तो रियल नंबर इन सबका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, उसको आगे देखेंगे। तो फिलहाल तुम लोगों को ये समझना है कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट है z का, यानी कि इंटीजर्स का, और इंटीजर जो है प्रॉपर सबसेट है रेशनल नंबर के, और रेशनल नंबर जो है प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का। देखो अब हम पढ़ रहे हैं इंटरवल्स। ये जो इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, और सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। तो देखो जैसे मान लो कि हमको ये नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, नंबर लाइन जो है, ये नंबर लाइन है, ये -इन्फिनिटी से लेकर के और इन्फिनिटी तक स्टार्ट होती है। अब सपोज करो कि हमको इसके बीच में, अगर मान लो हमको -3 से लेकर के और 10 तक के रियल नंबरों को दिखाना है,
तो इसको हम कैसे करके लिखेंगे, मान लो x है ये नंबर, यहाँ से यहाँ तक के नंबरों को हम x से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे हम x इंप्लाइज दैट x एलिमेंट ऑफ r, x जो है r का एलिमेंट है, और x कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेकर के 10 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके, यहाँ पे लिखो -3 और यहाँ पे लिखो -10, ऐसे करके, नहीं -3 से लेकर के 10 तक है, तो -3 और ये ऐसे करके लिख देंगे। और ये दोनों अगर इंक्लूड हैं तो यहाँ पे इस तरह का साइन लग जाता है। तो ये जो है, ये जो सेट होगा इसको किस ए से दिखा देते हैं, ए से। सेट को तुम्हें बता रखा मैंने कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, तो कैपिटल लेटर से दिखा दिया। ए इज इक्वल टू क्या है, x, और x एलिमेंट है r का, और x की वैल्यू जो है -3 से लेकर के और 10 तक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी रियल नंबर होंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये इन्फिनिट सेट है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। -3 से लेकर के 10 तक कितने रियल नंबर है, बहुत सारे रियल नंबर होते हैं -3 से लेकर के और कहाँ तक, 10 तक रियल नंबर बहुत सारे होते हैं, अनकाउंटेबल है। 1 से लेकर के और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.11111567, कई नंबर होते हैं यहाँ से लेकर के, ये इसके बीच में भी इन्फिनिट नंबर हो। ऐसे ही जो है -3 से लेकर के 10 तक के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये जो ये लिखा हुआ है, जो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल का मतलब ये हो गया कि ये इसमें इंक्लूड है -3 से लेकर के और 10 तक। अब मान लो अगर हमें एक ऐसा सेट लिखना होता कि जिसमें ये नंबर इंक्लूड ना हो, तो मान लो ये फिर से यही वाली लाइन है जो ये ऊपर है, और इस बार हमें फिर से जो है -3 से लेकर के और -10 तक के बीच के नंबर दिखाने हैं, लेकिन इस बार -3 और -10 को इंक्लूड नहीं करना। तो इंक्लूड नहीं करना, तो यहाँ पे जो है इसको डार्क नहीं करते, ऐसे करके यहाँ पे इस तरह से सर्कल बना देते हैं, इनको डार्क नहीं करना सर्किल को। तो ये वाला जो था, ये वाला इंटरवल जिसमें डार्क कर रखा है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ये जिसमें इंक्लूड होते हैं, और जिसमें इंक्लूड नहीं होते उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये दूसरा वाला जो है ये ओपन इंटरवल के लिए आ रहा है। अब इसको लिखना होता मुझे, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, तो इसके लिए इसको लिखेंगे हम a इज इक्वल टू, और x इंप्लाइज दैट x एलिमेंट ऑफ r, x r का एलिमेंट है, और यहाँ पे कॉमा लगा के फिर से x लिखेंगे यहाँ पे, और ये वाले सिंबल लगा देंगे। कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेकर के और कहाँ तक, 10 तक। अब इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, बस ऐसे करके लिख देते हैं, और करली ब्रैकेट क्लोज, तो ऐसे करके लिख देंगे इसको। तो ये दूसरा वाला हो गया, सेकंड वाला, इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल, इसमें इंक्लूड नहीं होते। अब ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है, देखो अगर मान लो सपोज करो कि हमको इस बार हमको -3 को इंक्लूड करना है, मान लो -3 को इंक्लूड करना है और 10 को इंक्लूड नहीं करना, तो इसी को बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल। मान लो -3 को इंक्लूड करना है और 10 को नहीं करना। या ऐसे भी हो सकता था, एक दूसरी लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, ये मान लो कि अब हमको जो है -3 को जो है इसमें क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना, और 10 को इंक्लूड करना था, तो 10 को इंक्लूड करना है तो इसको ऐसे कर देंगे डार्क, बस इस तरीके से। अब अगर इसको लिखना हो तो इसको कैसे करके लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम a इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x, और x बिलोंग्स टू r, और कहाँ से कहाँ तक है ये, कॉमा लगाओ, और x की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक हो रही है, ये -3 से लेकर के और कहाँ तक, 10 तक, और इसमें -3 इंक्लूड है, तो यहाँ पे ऐसे करके साइन लगा देंगे और बस ब्रैकेट क्लोज। और इसको लिखना हो अगर, ये इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे a इज इक्वल टू x इंप्लाइज दैट x एलिमेंट ऑफ r, और फिर कॉमा लगाओ, और यहाँ पे x लिख करके ऐसे, कहाँ से कहाँ तक है ये यहाँ पे फिर से ये -3 है, ये -3 है, और यहाँ पे ये 10 है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें -3 इंक्लूड नहीं है, 10 इंक्लूड है। तो जो इंक्लूड होता है यहाँ पे -3 लिख देंगे, और यहाँ पे 10, जो इंक्लूड होता है उसके नीचे ऐसे इक्वल टू का साइन और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से लिखे जाते हैं ये जो पहला है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में इंक्लूड है ये, इसमें -3 और 10 इंक्लूड है, तो ये लिखा हुआ है हमने सेट। ये एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे रियल नंबर 3 से लेकर के और 10 तक के बीच में, और उसमें -3 से लेकर के 10 तक के बीच के सारे रियल नंबर हैं, और उसमें -3 और 10 इंक्लूड है। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसमें -3 से लेकर के 10 तक के बीच में सारे रियल नंबर हैं, और -3 और 10 दोनों में से कोई भी इंक्लूड नहीं है। अगले वाले में इसमें जो थर्ड वाला था सेमी ओपन इंटरवल, इसमें जो है वो सारे रियल नंबर लिखे हुए हैं हमने जो -3 से लेकर के 10 के बीच में ये,
और इसमें जो है -3 इंक्लूड है लेकिन 10 इंक्लूड नहीं है, और ये जो लास्ट वाला था इसमें 10 इंक्लूड है और -3 इंक्लूड नहीं है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। एक तरीका और है, इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते थे, a इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक था ये, -3 से लेकर के 10 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 और कॉमा लगाएंगे और 10 और ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं उसमें ऐसे करके। ये जो दूसरा वाला है, सेकंड वाला, इसको हम कैसे करके लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे a इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक था ये, -3 से लेकर के और 10 तक। तो इसमें तुम देख रहे हो कि दोनों ही इंक्लूड नहीं, तो इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। अगर इंक्लूड नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, और इंक्लूड है तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये जो है बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं। इसको लिखना हो थर्ड वाले को, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम a इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है -3 से लेकर के और कहाँ तक था ये, 10 तक। तो इसमें हम देखते हैं -3 इंक्लूड है तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, और ये इंक्लूड नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ये जो लास्ट वाला है इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे a इज इक्वल टू, वही फिर से -3 कॉमा लगा के 10 लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे बड़ा। तो इस तरीके से जब शुरू में पढ़ रहे थे हम, तो सेट को जो है दिखाने के 2 तरीके होते हैं, एक टेबुलर फॉर्म था और एक सेट बिल्डर फॉर्म। इसको जो है हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते इन सेट को, क्योंकि रियल नंबर लिखना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो बस इसलिए रियल नंबर को लिखने का यही तरीका होता है, तो या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है बस केवल। अच्छा, अगर मान लो कि ये -3 और 10 की जगह में, यहाँ पे -3 की जगह में a होता और 10 की जगह में b होता, तो यानी कि अगर हम अब ऐसा होता कि भाई a से b के बीच में जितने भी रियल नंबर है उनका सेट लिखो, आ रहा समझ में। और हमें पता होता कि जो a है वो लेस देन है b, a छोटा है b से, तो तब कैसे करके लिखते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हम देखते हैं a और b दोनों इंक्लूड है ये, तो अब कुछ नहीं लिखना, फिर से ऐसी x और इंप्लाइज दैट x एलिमेंट ऑफ r, और यहाँ पे आ जाता a और यहाँ पे क्या आ जाएगा b। ऐसे ही अगर यहाँ पे a और b होता, यहाँ पे a और यहाँ पे b, तो ओपन इंटरवल में हम कैसे करके लिखते हैं इसको, ये आ जाता a इज इक्वल टू x इंप्लाइज दैट x एलिमेंट ऑफ r, और यहाँ पे कॉमा लगा करके यहाँ पे लिख देते हैं हम x बीच में ऐसे करके, और ये जो है ओपन इंटरवल है, दोनों ही इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे a आ जाता और यहाँ पे b आ जाता और ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से लिख देते हैं। ऐसे ही इनको भी लिखा जा सकता है। तो ये इंटरवल्स थे किस पे, रियल नंबर पे, एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वो इसी इंटरवल से रिलेटेड है। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो वो उसको देखना इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो समझ में आ जाएगा, कोई खास नहीं है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज।